हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम खाली उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम जटिल से जटिल गणनाओं या समस्याओं को सुगमता से हल कर सकते हैं। सरल भाषा में हम इसे एक प्रकार का संगणक भी कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना कि संगणक कहते हैं हिंदी में। इसके मुख्य तीन अंग हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। ठीक है, तो कंप्यूटर है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि कठिन से कठिन कितनी भी गणनाएं हो, ठीक है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, हम उसे आराम से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट चेंज डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो डेटा होता है उसे इन्फॉर्मेशन में बदल देता है कंप्यूटर। इसके मुख्य तीन अंग होते हैं। ठीक है, तीन भाग हैं, तीन अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। अब एक चीज़, एक एक नंबर में ये चीज़ें याद रखना कि एक नंबर में शायद आपसे पूछ लिया जाए कि स्कॉटिश गणितज्ञ के जॉन नेपियर ने किसकी खोज की। तो जॉन नेपियर ने नेपियर बॉन्ड्स की खोज की थी। और ये था क्या? तो हाथी दांत की आयताकार छड़ें थी जिस पर इन्होंने क्या किया था, अंकों को खोदकर एक गणना की एक पद्धति को जन्म दिया था जिसे हम लोग नेपियर बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, कब किया था? तो सन 1615 में। उसके बाद 1620 में जो जर्मन वैज्ञानिक थे एडमंड कुलेर, इन्होंने स्लाइड रूल का विकास किया था। इससे क्या हुआ था? तो गुणा करना और भाग करना के अलावा कई सारी और भी गणनाएं थी जो हम इससे आसानी से कर सकते थे और काफ़ी तेजी से कर सकते थे। ठीक है, तो जर्मन वैज्ञानिक थे एडमंड कुलेर। इन्होंने किसका आविष्कार किया? तो स्लाइड रूल का 1620 में। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। इसे पास्कली नाम दिया था। ठीक है, तो कब किया था? 1642 में इसकी खोज की किसने? ब्लेज पास्कल ने। एक यांत्रिक कंप्यूटर इन्होंने बनाया था जिसे क्या नाम दिया गया? तो पास्कली ने इन्होंने नाम दिया था इसे। इसके बाद है कि सन 1804 में जेकाई नाम के एक व्यक्ति ने कपड़े बनाने वाली लूम का विकास किया जिसका प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर के विकास में बहुतायत किया गया। ठीक है, तो जेकाई नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? कपड़े बनाने वाली लूम का विकास विकास किया था। कब? सन 1804 में। इसी क्रम में सन 1822 में सर चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इससे कंप्यूटर का विकास एक पीढ़ी के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। डिफरेंस इंजन का नाम लगभग 10 साल बाद बदलकर एनालिटिकल इंजन रख दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि सन 1822 में सर चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक इंजन का आविष्कार किया था जिसका नाम क्या रखा गया? तो डिफरेंस इंजन इसका नाम रखा गया। और इससे कंप्यूटर के विकास की एक पीढ़ी के रूप में देखा जाने लगा, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एक नंबर में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है या फादर ऑफ कंप्यूटर लिखिए, तो सर चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। और 10 साल बाद क्या हुआ? यही डिफरेंस इंजन का नाम बदल दिया गया और इसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि सन 1890 में डॉक्टर हर्मन हॉलोरेस नामक वैज्ञानिक ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे? जो पंच कार्ड था इसे विद्युत द्वारा, मतलब कि बिजली द्वारा संचालित किया जाता था। बस इतना याद रखना कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हर्मन हॉलोरेस ने किया था सन 1890 में। फिर सन 1940 में प्रथम कंप्यूटर विकसित किए गए जिसका नामकरण मार्क वन के रूप में किया गया। तो पहला जो कंप्यूटर विकसित किया गया था सन 1940 में, इसका नाम क्या था? तो मार्क वन था। इसमें गणनाएं हम काफ़ी तेज़ी से कर सकते थे। फिर सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेपी तथा जॉनर मोचली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एनिक रखा गया। ठीक है, तो एनिक का आविष्कार कब हुआ था? सन 1942 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का भी प्रयोग किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिक जो था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, तो एनिक जो था इसमें पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेपी और जॉनर मोचली ने। ठीक है, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि एडसेक नामक जो कंप्यूटर था सन 1949 में बनाया गया। ठीक है, और 1950 में जो बॉन न्यूमैन थे, इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को संग्रहित कर हल निकाला जा सकता था। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? तो एडबैक रखा था। ठीक है, एडसेक आया था 1949 में और एडबैक आया था 1950 में। ठीक है, ये किसने बनाया था एडबैक? तो जॉन न्यूमैन ने बनाया था। देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा बनेगा वो बनेगा कंप्यूटर की पीढ़ियों से। ठीक है, कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ हुआ। ठीक है, उनकी स्पीड कैसी थी, उसमें भाषाएँ कौन-सी यूज़ होती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन-कौन से कंप्यूटर किस पीढ़ी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1942 से लेकर 45 तक था। टाइम पीरियड भी याद रखना क्योंकि इस पीरियड में जितने भी कंप्यूटर बनेंगे वो शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएँगे। ठीक है, और यह कंप्यूटर जो होते हैं वो यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते हैं।
ठीक है, जो ज्यूरी पीढ़ी के कंप्यूटर है ना, शून्य पीढ़ी के, वो यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते हैं और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पास्कलिन मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, मार्क वन, मार्क टू, ये सारे शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से जाते हैं? तो पास्कलिन, ठीक है, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन इसका नाम बदल कर रख दिया गया था, उसका मार्क वन और मार्क टू जो है वो शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। बस इनके एग्जाम्पल याद रखना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम पीढ़ी के पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो है 1945 से लेकर 1955 तक, यानी कि 10 साल का टाइम पीरियड चलने लगा इसके बाद। ठीक है, जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए 1945 से लेकर 1955 तक। इस जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कंप्यूटर सर्किट निर्माण के लिए निर्बाध बल्बों का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर निम्नलिखित हैं: एनिक, एडसेक और यूनिबैक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया जाने लगा। इससे पहले यांत्रिक कंप्यूटर चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। और इसमें क्या किया, सर्किट के लिए हमने निर्वात बल्बों का यूज़ किया। ठीक है, तो याद रखना कि निर्वात बल्ब से मतलब है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का हमने यूज़ किया था इन टाइप के कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन में 1 नंबर में यही बनेगा कि वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए किया गया। तो प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके निर्माण में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बड़े-बड़े एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर कौन से थे? तो एनिएक, एडसेक, एडबैक जो हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की, जो 1955 से लेकर 1965 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्बाध बल्बों के स्थान पर एक नए हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जो निर्बाध बल्ब का हम यूज़ कर रहे थे प्रथम पीढ़ी में, उसे हटा दिया गया। उसकी जगह ट्रांजिस्टर यानी कि नए हार्डवेयर की हमने खोज की ट्रांजिस्टर से। ठीक है, अब उसका हम यूज़ करने लगे। इससे स्पीड वगैरह भी बढ़ गई होगी इसकी। ठीक है, तो जो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका टाइम पीरियड था 1955 से लेकर 1965 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्बाध बल्बों के स्थान पर एक नए हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ट्रांजिस्टर के प्रयोग से हुआ क्या? इसके प्रयोग से कंप्यूटर का वजन एवं आकार अत्यधिक कम हुआ। ठीक है, पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, अब देख रहे हैं धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम लैपटॉप पे आ गए, अब उससे भी छोटा आने लगा है। ठीक है, मिनी लैपटॉप, तो ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो निर्बाध बल्ब के स्थान पर जब हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया तो कंप्यूटर का वजन और आकार बहुत छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर अधिक विश्वसनीय एवं छोटे आकार की युक्ति थी। इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे पीडीपी 1, पीडीपी 8, पीडीपी 70, पीडीपी 90, पीडीपी 6600। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये आपके द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल है, ये चीज़ याद रखना। पीडीपी 1, पीडीपी 8, पीडीपी नाम से जितने भी दिख जाएँ समझो द्वितीय पीढ़ी के हैं। मिनी कंप्यूटर्स का जन्म भी इसी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर चलने लगे, सबसे पहले माइक्रो आता है, फिर मिनी आता है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड वाला। ठीक है, फिर मेनफ्रेम आता है, फिर सुपर आता है। तो जो मिनी कंप्यूटर्स थे इनका जन्म भी इसी पीढ़ी में हुआ था, जो द्वितीय पीढ़ी थी इसी में हुआ था। फिर हम बात करेंगे तृतीय पीढ़ी की। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1965 से लेकर 71 तक। ठीक है, अब ये 10 साल का नहीं रहा। तो 1965 से लेकर 71 तक जितने भी कंप्यूटर बने गए वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसमें जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर का। अब उसकी जगह हम किसका यूज़ करने लगे? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे, क्योंकि इसका आविष्कार हो गया। इसे संक्षिप्त में आईसी या चिप कहते हैं। ठीक है, याद रखना, आईसी इसे कहते हैं। आईसी का यूज़ किस में हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। यह छोटी सी सिलिकॉन मेटल की चिप होती है जिस पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। इसके प्रयोग से कंप्यूटर हार्डवेयर में क्रांति आई। इससे कंप्यूटर का आकार, वजन कम हुआ, व क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ी। इस पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस आईं। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर निम्नलिखित हैं। देखो, इसमें क्या हुआ, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसमें जब हमने ट्रांजिस्टर की जगह एक नई चीज़ की खोज कर दी। ठीक है, इसे हम लोग आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, चिप कह सकते हैं। और ये किसकी बनी होती है? तो इस सिलिकॉन की ये बनी होती है, सिलिकॉन मेटल जो होता है उसकी बनी होती है। उसमें हम सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, लगाए जाते थे इस पर। तो इससे हुआ क्या कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर था उसमें क्रांति आई। कई सारी चीज़ें थी वो आकार में और छोटी हो गई। ठीक है, कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, वजन भी काफ़ी कम हो गया। ठीक है, और अच्छे रिजल्ट देने लग गया, तो विश्वसनीयता बढ़ गई। और इसी पीढ़ी में क्या हुआ, जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस है, इनका भी आविष्कार हो गया। ठीक है, तो अब इस पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर कौन से थे? तो इसमें आईबीएम के 360, आईबीएम के 370, 4300, 3080, पीडीपी 11। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर किसके हैं? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये चीज़ याद रखना, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सारे आते हैं। एग्जाम्पल इनके याद रखना, पीडीपी का सिर्फ 11 जो है वो इसमें आएगा। बाकी पीडीपी के जितने भी थे वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आते थे। और इसमें जितने भी आएंगे वो आईबीएम के आएंगे। अब हम बात करेंगे चतुर्थ पीढ़ी की।
चतुर्थ पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेकर 1985 तक। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के आरंभ में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें 20 से 30 ट्रांजिस्टर को एक चिप पर लगाया जाता था। एसएसआई तकनीक को सुधार कर नई तकनीक एमएसआई लाई गई, जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर को लगाया जा सकता था। अब हुआ क्या था, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का जो यूज़ किया था, मैंने आपको बताया कि इसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर हम लगा सकते थे। लेकिन जब चतुर्थ पीढ़ी आई, लेकिन हुआ क्या था, जब तक तृतीय पीढ़ी चलती रही तो उसमें हम 20 से 30 ही तक यूज़ कर पाते थे ट्रांजिस्टर। लेकिन जब चतुर्थ पीढ़ी आई तो इसमें हम सैकड़ों ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते थे उसी में, एक इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो यही बोला गया कि तृतीय पीढ़ी के आरंभ में एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें 20 से 30 ट्रांजिस्टर को एक चिप पर लगाया जाता था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो तकनीकी थी, इसे और सुधार किया गया और एक नई तकनीकी आई, जिसमें एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन लाया गया, मतलब इसे हम कहते हैं एमएसआई को। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हम सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगा सकते थे, ठीक है, एक ही चिप में। उसके बाद इसी पीढ़ी में हमने क्या किया, एमएसआई में और सुधार किया। अब हम एलएसआई लेके आए, इसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तकनीकी में क्या था, इसमें भी और सारे ट्रांजिस्टर हम लगा सकते थे और ज़्यादा स्पीड बढ़ी। और इसके बाद हम इंटीग्रेशन तकनीकी का उत्कृष्ट रूप, मतलब सबसे अच्छा रूप लेकर आए, जिसे हम लोग बीएलएसआई कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तकनीकी को लेके आए। इसका प्रयोग करके पूरे सीपीयू को एक ही चिप पर बनाया जा सकता था। इससे कंप्यूटर का आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तथा वजन बहुत हल्का हो गया। साथ ही इसके मुख्य कंप्यूटर निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसमें कौन-कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर, आईबीएम का जो 370 था वो इसमें आया, पीसी 80 आया, पीसी एक्सटी आया, क्रे 1 आया। तो ये सारे जो थे वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना। और क्रेबन जो था वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास कब हुआ, तो सन 1974 में क्रे नामक व्यक्ति ने अपनी कंपनी के रिसर्च में इसका प्रयोग किया था और इसी ने इसका आविष्कार किया था क्रेबन का। ठीक है, तो क्रेबन क्या है, तो पहला सुपर कंप्यूटर है, ये चीज़ याद रखना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रेबन है, जिसे क्रे नामक व्यक्ति ने बनाया था 1974 में। ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था कि पहले हम एसएसआई का यूज़ करते थे, एसएसआई तकनीकी का, फिर हम एमएसआई तकनीक का यूज़ करने लग गए, फिर एमएसआई से हम ऊपर बढ़े, एलएसआई का यूज़ करने लग गए, फिर एलएसआई में और हमने थोड़ा चेंजमेंट किया और अच्छा लेकर आए, फिर हम बीएलएसआई का यूज़ करने लगे, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या किया हमने, पूरे जो सीपीयू था, उसे एक ही चिप पर बना डाला। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, उसमें ट्रांजिस्टर बढ़ाते जा रहे थे, तो स्पीड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, पूरी चिप पर ही पूरा सीपीयू ही यूज़ करने लग गए वीएलएसआई में। ठीक है, तो इससे स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो रिजल्ट थे वो भी काफ़ी अच्छे आने लग गए। ठीक है, तो ये सारे चेंजमेंट उसमें देखने को मिले। ठीक है, और इसके मुख्य कंप्यूटर कौन से थे, तो माइक्रो प्रोसेसर, आईबीएम का 370, पीसी 80, पीसी एक्सटी, क्रे 1, ये सारे इसके मुख्य कंप्यूटर थे। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल याद कर लेना सारे। अब हम बात करेंगे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। 1985 से लेकर अभी तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं ना, उन्हें हम पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अब एआई जो अभी प्रेज़ेंट में चलने लग गया, उसे हम षष्ठम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें और चेंजमेंट हो गया है। ठीक है, तो 1985 से लेकर अभी तक जितने भी चल रहे थे ना, उसे हम पंचम पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर कहते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर, डाटा भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष में 2 गुनी व 3 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पहले बड़ी-बड़ी आपने देखा होगा मोबाइल में चिप यूज़ करते थे। ठीक है, 2 जीबी के लिए आए तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं, उससे बड़ी मिलती नहीं थी। फिर हम उसमें 4 जीबी आने लग गई, 10 जीबी आने लग गई, ठीक है, 32 जीबी आने लगी। तो ऐसे करके बढ़ती जा रही थी स्पीड। ठीक है, तो भंडारण क्षमता जो स्टोरेज पावर थी वो भी बढ़ाते जा रहे थे हम लोग। ठीक है, रोज़ नए-नए आविष्कार होते जा रहे थे। ठीक है, उसमें और अच्छी-सी ग्रोथ हो रही थी। तो यही था कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर थी और डाटा भंडारण जो क्षमता थी, उसमें प्रत्येक वर्ष दोगुनी, तिगुनी जो थी वो वृद्धि होती जा रही थी। इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरी आदि बने। ठीक है, तो इन सभी का आविष्कार हुआ। सुपर कंप्यूटर तो आ चुका था पहले, लेकिन और नए-नए सुपर कंप्यूटर इसमें आने लग गए। लैपटॉप का आविष्कार हो गया इसमें, डिजिटल डायरी का आविष्कार हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी में अन्य हार्डवेयर यानी कि वेब कैमरा, माइक्रोफ़ोन, इन सभी का भी आविष्कार हुआ। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर व लैपटॉप मुख्य हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं और लैपटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वो मुख्य कंप्यूटर थे पंचम पीढ़ी के। तो हमने पाँचों जनरेशन के कंप्यूटर देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम्पल याद कर लेना, किसमें किसका यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किसमें किया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किसमें किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किसमें किया, फिर एलएसआई तकनीक, बीएलएसआई तकनीक, एमएसआई तकनीक, इन सभी का हमने यूज़ किसमें किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण कि हमने कंप्यूटर को कैसे बाँटा है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके प्रयोग क्षेत्र एवं तकनीकी के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को जो बाँटा है, तो एक तो पहले किस प्रयोग में, किस क्षेत्र में उसका प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पे बाँटा है। फिर किस तकनीकी के आधार पर यूज़ हो रहा है, तो उसके आधार पर हमने इसे बाँटा है। ठीक है, कंप्यूटर के उद्देश्यों को देखा जाए तो इन्हें 2 प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। विशेष प्रयोग के कंप्यूटर जिन्हें केवल एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया। मतलब कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली एक उद्देश्य के लिए
लिए यूज़ किया गया। जैसे कि क्या कि हमें मौसम विज्ञान से खबर निकालनी है, उसकी जानकारी रखनी, तो हमने सब उसी के आधार पर उसे डिज़ाइन किया है कि मौसम विभाग की ही जानकारी हमें उसमें मिलेगी। ठीक है? तो ये होते हैं विशेष प्रयोग के कंप्यूटर। और फिर होते हैं सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर, जिन्हें हम घर में यूज़ कर लेते हैं, ऑफ़िस में यूज़ कर लेते हैं, वो सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर होते हैं। जैसे बैंक में जो यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर, वो विशेष प्रयोग के लिए कंप्यूटर बनाए गए हैं, यानी कि बैंकिंग के लिए ही बनाए गए हैं, तो वो विशेष प्रयोग के कंप्यूटर कहलाएँगे। और सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर जो हम डेली घर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर हैं। तो इस आधार पे इसे बाँटा गया है। अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर को 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है? ये तकनीकी दृष्टि से बाँटा है। ये चीज़ याद रखना, जब तकनीकी दृष्टि से बाँटेंगे तो कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जब हम सामान्य दृष्टि से बाँटते हैं तो हमने 4 भागों में बाँट रखा है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है? तो ऐसे करके चीज़ें याद रखना। तकनीकी दृष्टि से हमने 3 भागों में बाँटा है। पहले हम एनालॉग कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो सर्वप्रथम डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, फिर इसे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा फिजिकली कैरिएबल होता है, जो तेजी से बदला जा सकता है। ठीक है? तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले जो भी जितना भी डेटा आपके पास है, उसे पहले एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा। ठीक है? उसके बाद उसे रीड करेगा या प्रोसेस करेगा। ठीक है? तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, पहले डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, उसके द्वारा जो प्रोसेस डाटा होता है, वो फिजिकली कैरिएबल होता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं उसे। ठीक है? और उसे तेज़ी से चेंज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। ठीक है? तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में इतना ही लिखना है आपको। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं, जो हार्ट बीट होती है, जो हम नापते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर में ही आ जाता है। ठीक है? जो टेम्परेचर हम नापते हैं, वो भी किसमें आएगा, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वेट है। ठीक है? तो ये किसमें आता है, एनालॉग कंप्यूटर में आता है। और इसमें इन्हें मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है? जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो हम किसमें यूज़ में लाते हैं, तो जो स्वास्थ्य विभाग होता है, आपने देखा कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल में आपने कई मशीनें देखी होंगी, कई सारे कंप्यूटर्स जैसी चीज़ें देखी होंगी, जो क्या करते हैं, हार्ट बीट को एकदम नाप के रख देते हैं, टेम्परेचर बता देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बता देते हैं। तो वो एनालॉग कंप्यूटर का ही वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है? अब इसका हम यूज़ और कहाँ-कहाँ करते हैं, तो मौसम विज्ञान में, स्वास्थ्य विज्ञान में, यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये क्षेत्र आपको पता चल गया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस करते हैं। ठीक है? वो क्या कर रहा था, एनालॉग सिग्नल में बदल रहा था, फिर प्रोसेस कर रहा था। डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में बदलेगा, फिर प्रोसेस करेगा। डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही मान संभावित हैं, उच्च मान और निम्न मान। ये चीज़ याद रखना कि ये खाली 2 चीज़ ही बताता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होगा, या तो हाई लेवल बताएगा किसी चीज़ का या लो लेवल बताएगा। इसी कारण डिजिटल कंप्यूटर में डेटा के छोटे-छोटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ये आकार, क्षमता, वजन, कीमत एवं गति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? जो डिजिटल कंप्यूटर है, हमने 4 भागों में बाँट रखा है। कौन-कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है? किस आधार पे बाँटा है? तो इसकी क्षमता, इसके आकार, इसका वजन, इसकी कीमत और इसकी गति के आधार पर। ठीक है? इंपॉर्टेंट होता है गति, कि क्या स्पीड है इसकी। तो सबसे कम गति होती है माइक्रो कंप्यूटर की, फिर होती है मेनफ्रेम की उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा होता है सॉरी, उससे ज़्यादा होती है मिनी की, और उससे ज़्यादा होती है मेनफ्रेम की, और सबसे ज़्यादा होती है सुपर कंप्यूटर की। तो गति के आधार पे बाँटा है, कीमत भी उसी हिसाब से होती है, माइक्रो सबसे सस्ते होते हैं, फिर मिनी होते हैं, फिर मेनफ्रेम होते हैं, और सबसे महँगे होते हैं सुपर कंप्यूटर, जिन्हें हर कोई नहीं खरीद पाता। फिर आकार भी ऐसे ही बढ़ता जाता है, जो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े होते हैं, कई-कई कमरों में आते हैं, ठीक है? काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस आधार पे हमने क्या किया, डिजिटल कंप्यूटर को बाँट रखा है। अब हम बात करेंगे जो 4 भागों में हमने बाँटा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, इसका आकार बहुत छोटा होता है, वज़न में बहुत हल्के होते हैं, प्रयोग में सरल होते हैं। ये सबसे लोकप्रिय, प्रचलित एवं सफल कंप्यूटर है। क्यों लोकप्रिय हैं? क्योंकि सस्ते होते हैं, सभी इसका यूज़ कर लेते हैं, सभी खरीद सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। इस चिप पर पूरा सीपीयू लगा होता है, और सूक्ष्म आकार के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि आकार बहुत छोटा आता है, इसलिए इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप मतलब जो आपने देखा पहले के जो चलते थे कंप्यूटर, ठीक है? जो जिसमें सीपीयू बड़ा-सा लगा होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। ठीक है? वो आते हैं। पोर्टेबल जो होते हैं, जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, ठीक है? एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? तो माइक्रो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप वगैरह आ जाता है। बस यही लिखना कि आकार में बहुत छोटा है, वज़न में हल्के हैं, प्रयोग में सरल हैं। अब जब दूसरा आपको लिखना होगा माइक्रो कंप्यूटर के बाद, जैसे आपको मिनी लिखना है, मेनफ्रेम लिखना है, तो आप क्या करेंगे? इन्हीं चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा देंगे, कि माइक्रो से कंपेयर कर देंगे उसे, क्योंकि माइक्रो के आधार पर उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? प्रयोग में थोड़े भारी होते हैं, प्रयोग में माइक्रो की अपेक्षा थोड़े कठिन होते हैं। ये सारी चीज़ें आप बना-बना कर लिख सकते हैं। ठीक है? लिख सकते हैं कि थोड़े महँगे भी आते हैं, लेकिन स्पीड इनकी माइक्रो की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? और यूज़ में आसान नहीं होते, स्पेशली किसी एक ख़ास चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके आप चीज़ें लिख सकते हैं।
अब इसे दो भागों में आता है माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डेस्कटॉप की। वह कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाया जाता है, इसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आदि लगे होते हैं। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि पहले के जो कंप्यूटर होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। ये डेस्क पर रख के हम चलाते थे, सीपीयू बड़ा सा लगा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, वो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाएंगे। फिर आते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसमें लैपटॉप, डिजिटल डायरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम बात करेंगे जो दूसरा टाइप था डिजिटल कंप्यूटर का, वो था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग पावर, अधिक गति, अधिक डेटा भंडारण क्षमता, अधिक कीमत वाले होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां पर अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डेटाबेस पर कार्य करते हैं। तो मैंने बताया कि अपने पहले वाले से कंपेयर करते जाना, उससे अच्छा बताते जाना, तो वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जब मेन फ्रेम की बात करेंगे तो मिनी से अच्छा बता देना उसे, सुपर की बात करेंगे तो उसे मेन फ्रेम से अच्छा बता देना। ठीक है, और चीज़ें जो पॉइंट है वो याद कर लेना। क्या-क्या पॉइंट आपको याद रखने? प्रोसेसिंग पावर, स्पीड यानी कि गति, डेटा भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज पावर, ठीक है? और फिर कीमत। ये सब चीज़ें ज़्यादा होती जाएँगी। और इनका प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस पर कार्य करते हैं। ठीक है? जैसे कि बैंक है, हॉस्पिटल है या कोई रिसर्च वगैरह जहाँ पे होती है, नासा है, इसरो है, यहाँ पर मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जो अनेक प्रयोगकर्ताओं को एक साथ सेवाएँ प्रदान करता है। इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? तो मैग्नम, पॉप 2, बेक्स 750, ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं, तो एग्ज़ाम्पल भी याद कर लेना। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यह मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग पावर, अधिक गति, अधिक डेटा भंडारण क्षमता, अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, भई मैंने चीज़ कही कि पहले वाले से कंपेयर कर दो, उसे बढ़ा दो। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ हज़ारों प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकते हैं तथा विश्व बैंक जैसे बड़े-बड़े अनुसंधानों में डेटा संग्रहित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे-जैसे चीज़ें बड़ी होती जाती हैं, जहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं कंप्यूटर, जहाँ ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे क्या कि वर्ल्ड बैंक है, जो छोटी-छोटी बैंकें होती हैं वहाँ पे तो मेन फ्रेम से काम चल जाता है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है या और कोई रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है? तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम्पल भी याद कर लेना, आईबीएम 3090, आईबीएम 6000, आईबीएम 4341, आपको एक ही याद करने हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे पूछ लेगा कि आईबीएम 3031 किसका एग्ज़ाम्पल है या 6000 किसका एग्ज़ाम्पल है, तो ऐसे नहीं पूछेगा। तो आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल सभी का याद कर लेना है। अब जो लास्ट टाइप है डिजिटल कंप्यूटर का, वो है सुपर कंप्यूटर। यह सबसे शक्तिशाली, आकार में बहुत बड़े तथा साधारण कंप्यूटर से हज़ारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर व अधिक डेटा भंडारण क्षमता होती है इसमें। इसका जो मूल्य है वो करोड़ों में होता है। गलती व खराबी की जिसमें संभावना नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर होती है कि गलती से भी गलती कर दी है। ठीक है, भारत द्वारा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, इनके नाम याद कर लेना। 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि भारत ने कौन से सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया है? तो 2 सुपर कंप्यूटर का भारत ने आविष्कार किया, उनका नाम है परम और अनुराग। इनकी सीरीज़ चलाई थी परम की और अनुराग की। ठीक है, तो 2 हैं सुपर कंप्यूटर, कौन से हैं? परम है और एक अनुराग है। इसके अतिरिक्त क्रेवन, सीडीएस 205 आदि भी प्रमुख हैं। इनका प्रयोग जलवायु, मौसम की भविष्यवाणी, अनुसंधान, तेल एवं गैस की खोज, आणविक मॉडल की खोज आदि में होता है। ठीक है, तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते किस में? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर में लेकर बैठ गए सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, करेंगे क्या आप? शादी का कार्ड निकालेंगे, ठीक है, या रिज़ल्ट अपना निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर से तो नहीं करेंगे हम। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ ऐसी जगह करेंगे हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें। जैसे कहाँ पर? तो जलवायु, मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, अभी धूप निकलेगी। किसी रिसर्च में या तेल व गैस की खोज में या आणविक मॉडल की खोज में, तो इन सभी में सुपर कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रमुख गुण इसकी विश्वसनीयता है, कभी गलती नहीं करता ये, सबसे बड़ी बात यही है। इसी कारण इसे गलतियाँ सहन करने वाला कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, गलतियाँ नहीं करता ये, ना के बराबर होती हैं गलतियाँ। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल तो आपको पता ही चला गया। अब जो तीसरा टाइप था कंप्यूटर का, ठीक है, तकनीकी आधार पर वो था हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी तक? तो हम लोग तकनीकी आधार पर जो हमने कंप्यूटर को 3 भागों में बाँटा था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो उसी में हाइब्रिड कंप्यूटर की हम बात करेंगे, ठीक है? और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ये 4 टाइप के कंप्यूटर आए थे, ठीक है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीकी से बना होता है, ठीक है? इसे हाइब्रिड कह रहे हैं, तो हाइब्रिड का मतलब यही है ना कि एनालॉग कंप्यूटर भी इसमें जुड़ा हुआ है और डिजिटल कंप्यूटर भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है? दोनों की तकनीकी का यूज़ इसमें किया गया है। इसमें डेटा को डिजिटल व एनालॉग दोनों रूप में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इसमें जो डेटा होता है, उसे हम डिजिटल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्टोर कर सकते हैं और एनालॉग फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक जैसे कार्य करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर विभिन्न गणनाएँ की जाती हैं। इनका प्रयोग भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ कहाँ-कहाँ हम करते हैं।
तो इनका प्रयोग जो भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स वगैरह की क्लासेस वगैरह, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान जो होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, तो यहाँ पर इनका यूज़ करते हैं किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का, जहाँ पर हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? एनालॉग की भी ज़रूरत पड़ती है और डिजिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ऐसी जगह पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और ये करता क्या है कि डेटा को डिजिटल और एनालॉग दोनों रूप में स्टोर कर लेता है, ठीक है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी आप लिख लेंगे। अब एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर की विशेषताएँ लिखिए, ठीक है? तो कंप्यूटर की विशेषताएँ वही हैं, सारी आप लिख सकते हैं कि गति, ठीक है, गति बहुत ज़्यादा होती है इंसान के मुकाबले। इंसान 10 का पहाड़ा नहीं याद कर पाता है, सॉरी 15 का, सॉरी 17 का, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, आप कुछ भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंडों में आंसर दे देता है। फिर स्वचालन, खुद चलता है, ठीक है? आपको बस निर्देश देने होते हैं। फिर तीसरा है कि शुद्धता, कि जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी उनमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? ब काफ़ी सही चीज़ें बताता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा आप निर्देश देंगे उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट देगा। फिर है कि उच्च संग्रहण क्षमता, कि स्टोरेज बहुत अच्छी है इसकी, कि आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में क्या-क्या स्टोर कर लेंगे? कुछ नहीं स्टोर कर पाएँगे, लेकिन कंप्यूटर क्या है कि उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी विशेषताएँ हैं कंप्यूटर की। कमियाँ क्या है कंप्यूटर में? कमियाँ ये हैं कि स्वयं डिसीज़न नहीं ले सकता। ठीक है? अगर आप कहें कि खुद डिसीज़न ले लें, हम खाली बैठे रहें, देखते रहें, तो वो नहीं है। आपको निर्देश देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। खुद कुछ नहीं कर सकता। फिर है कि सह आत्मरक्षा में असक्षम है। अब आप चाहें तो उसे घूसा मार दें, ठीक है? कोई आके उसे थप्पड़ भी मार सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो लड़ने बैठ जाएगा। हाँ, आज के टाइम में एआई जो बना है उसमें जो रोबोट वगैरह बन रहे हैं, वो आपको मार सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं मार सकता। ठीक है? वो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकता। तीसरा कि बुद्धिमत्ता की कमी। खुद दिमाग नहीं लगाता है वो, ठीक है? आपको लगाना पड़ता है, आपको वैसे सोचना पड़ता है, ठीक है? आप निर्देश देंगे उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है? अपनी तरफ से कोई यूज़ नहीं करेगा, अपने टाइप से वो जैसा बैठा वैसे ही बैठा रहेगा। फिर है कि सामान्य ज्ञान की कमी होती है, ठीक है? खुद इतना नॉलेज उसे नहीं होती कि वो खुद अपनी सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह कर ले, तो ये सारी कमियाँ हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर की कमियाँ आप लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि बिजली के बिना ये चल नहीं सकता, बिजली बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर क्या है कि नोट में क्या बताया गया कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज पावर को बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं जो स्टोरेज पावर होती है कि कैसे हम बहुत भंडारण कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो ये पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि रोम का प्रयोग प्रोसेस फास्ट करने में किया जाता है। रोम क्या होती है इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। और रोम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम रोम का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है? इससे क्या होता है जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब कंप्यूटर के प्रयोग व अनुप्रयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में होता है। आज के टाइम में बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी वगैरह में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? फिर है कि व्यावसायिक क्षेत्र में, बिज़नेस वगैरह में, बड़े-बड़े बिज़नेस में काफ़ी यूज़ होता है कंप्यूटर का, ठीक है? पूरा पाई चार्ट वगैरह बना के रखते हैं, वो पूरी दिखाते हैं कि कितनी सेल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में, आप देख ही रहे हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर लगे होते हैं। फिर है कि मौसम विज्ञान में, ठीक है? इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर है कि जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं जैसे नासा है, इसरो है और जो हाँ, जहाँ बड़ी-बड़ी खोज वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर के प्रयोग व अनुप्रयोग में ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, याद कर लेना सिंपल से हैं। फिर है कि कंप्यूटर के लाभ लिखिए। तो कंप्यूटर के लाभ क्या हैं? कुशल एवं व्यापक गणना स्तर, ठीक है? कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होती है, नेटवर्किंग है, हम एक स्थान से बैठे-बैठे कई दूर जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? सुरक्षा रहती है, जो भी अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगा दिया, तो आपका डेटा कोई निकाल नहीं सकता, तो सुरक्षा वगैरह रहती है। फिर है कि डेटा का स्थायित्व, फिर अच्छा शैक्षणिक उपकरण, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई के मामले में बहुत अच्छा है। गूगल में बैठे-बैठे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? कहीं की भी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर के लाभ हैं। और हानियाँ भी आप लिख ही सकते हैं। हानि क्या है कि प्रयोगकर्ता पे निर्भर होता है, ठीक है? हम ही लोगों पे डिपेंड है, हम अगर निर्देश नहीं देंगे, कुछ काम नहीं करेगा। त्रुटियाँ अगर उससे हो जाती हैं, तो वो खुद सही नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेंगी। विद्युत आपूर्ति, बिजली की बहुत ज़रूरी है, बिजली नहीं होगी तो चलेगा नहीं। तार्किक है, उपयोगकर्ता के साथ अंत्यक्रिया नहीं करता, ठीक है? फिर है कि प्रयोगकर्ता के अंदेशों पर ही कार्य करता है। तो ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर की हानियाँ हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के घटक, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम मूल रूप से 2 घटकों से मिलकर बना है, ठीक है? कंप्यूटर बनता किससे है? तो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है वो देख लेते हैं। सभी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कार्य करते हैं। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? अगर एक भी चीज़ को हटा दोगे तो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा वो, ठीक है? कंप्यूटर बनेगा ही नहीं। किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अगर आप सॉफ्टवेयर चलाएँ तो कुछ नहीं हो सकता, या हार्डवेयर ही सारा रख दें, हार्डवेयर का मतलब होता है डिब्बा, तो वो डिब्बा ही कहलाएगा, ठीक है? उसे आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पहले हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है? कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है? आप उसे छू सकते हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर है।
कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तीसरा है मेमोरी डिवाइसेस जिसे हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं और लास्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? तो ये सारे किसमें आ जाते हैं? हार्डवेयर में आ जाते हैं, ठीक है? तो हार्डवेयर को कितने भागों में बाँटा है? 4 भागों में। पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, जिसे हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें आप छू सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है? तो उन्हें आप क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं हार्डवेयर में, ठीक है? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, इसे कोई भी कार्य करने के लिए आदेश देना पड़ता है, ठीक है? कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं करता, आपको आदेश देना पड़ता है। तो जिन डिवाइस के माध्यम से आप आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? जिन चीज़ों के माध्यम से आप आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है? अब इनपुट डिवाइस में क्या है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर व यूजर के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने का पहला माध्यम है, ठीक है? अब ये क्या करता है? दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बिठाता है। जो इनपुट डिवाइस होता है वो कंप्यूटर और यूजर के मध्य में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। अब इनपुट डिवाइस से मतलब क्या है कि आप निर्देश दे रहे हैं। तो देखिए आप कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश देते हैं, ठीक है? एंटर टाइप किया तो आपने निर्देश ही तो दिया है कि एंटर आपने टाइप किया है। माउस के माध्यम से आपने क्लिक किया है तो मतलब क्या है कि माउस से आपने निर्देश ही तो दिया है कि आप निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, तभी तो वो काम करेगा। तो जिन चीज़ों के माध्यम से आप निर्देश देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है? इसमें आ जाता है माउस, माउस के माध्यम से आप निर्देश देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से आप निर्देश देते हैं, लाइट पेन के माध्यम से आप स्क्रीन पर लिखते हैं कुछ भी, ठीक है? तो वो भी निर्देश देना हो गया। ट्रैक बॉल के माध्यम से आप निर्देश देते हैं, स्कैनर आप स्कैन करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? तो उसके माध्यम से भी आप निर्देश दे रहे हैं। जॉयस्टिक आ जाएगा इसमें, माइक आ जाएगा, डिजिटल कैमरा आ जाएगा, ये सारे क्या हैं? ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ठीक है? डिजिटल कैमरा क्या है? आप फोटो वगैरह खींच रहे हैं तो आप उसे निर्देश दे रहे हैं, ये करो, वो करो, ठीक है? माइक के माध्यम से आप बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। स्कैनर में आपका ओएमआर आ जाता है, ठीक है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड वगैरह जो होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आ जाती हैं। तो इसमें भी हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, माउस का क्या चक्कर होता है, ठीक है? माउस से क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो माउस जो होता है ये चूहे जैसा दिखने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके निचले भाग पर एक बॉल लगी होती है। पहले के जो कंप्यूटर आते थे उनमें ये चीज़ होता था। आज के जो माउस आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माउस हैं। इनमें पीछे लाइट लगी होती है, ठीक है? बॉल वगैरह ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले के जो माउस थे वो चूहे के आकार के होते थे। उनमें नीचे क्या लगा होता था? नीचे बाल पे एक बॉल लगी होती थी जिसके माध्यम से हम क्या करते थे? उससे घुमाते थे। जो कर्सर था उसे घुमाते थे, ठीक है? नीचे जब बॉल घूमती थी उसी माध्यम से ऊपर कर्सर भी घूमता था। और इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, ठीक है, राइट क्लिक बटन और स्क्रॉल व्हील। बीच में स्क्रॉल व्हील होता है जिससे आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है? तो लेफ्ट क्लिक बटन होता है और राइट क्लिक बटन होता है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है? माउस के बारे में तो आप बना-बना कर लिख ही देंगे, देखा है अगर आपने माउस तो। फिर हम बात करेंगे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यह एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसके माध्यम से न केवल कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं बल्कि विभिन्न कैरेक्टर्स, सिंबल्स, नंबर्स इन सभी को भी हम टाइप कर सकते हैं। पुस्तकों को लिखने, पत्र को लिखने, एग्ज़ाम पेपर बनाने, बही खाते आदि बनाने में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर हम देखें किसी भी डिवाइस में सबसे ज़्यादा कोई भी इनपुट डिवाइस यूज़ होती है तो कीबोर्ड होती है। क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से ही हम सब कुछ करते हैं। अगर माउस नहीं भी है तब भी हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कीबोर्ड के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा स्टार्ट बटन, मेनू वगैरह सब जो भी खोलना होता है हम कीबोर्ड से भी खोल सकते हैं अगर माउस नहीं है हमारे पास तो। ठीक है? तो माउस का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा होता है। ये कैसा दिखता है? तो एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। बल्कि जो विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स वगैरह होते हैं, नंबर वगैरह या कोई भी चीज़ टाइप करनी है, एग्ज़ाम पेपर टाइप करना है, आपको पुस्तक कोई टाइप करनी है, लेटर अगर किसी को लिखना है, तो हम सभी में कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज़ होती हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि 101 बटनें होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। कितनी बटनें होती हैं? 101 होती हैं। अब 104 भी आती हैं, ठीक है? कीबोर्ड के पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन-कौन से पार्ट हैं। अगर 1 नंबर में या 2 नंबर में सिर्फ़ कीबोर्ड के बारे में लिखने को आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अगर 1 नंबर में आता है, तो आप ऊपर से ही काम चला सकते हैं 101 बटनें तक, ठीक है? उसके नीचे नहीं लिखना है आपको, ठीक है? कीबोर्ड के जो भाग हैं, उसमें हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो बटनें हैं ना उसमें, जो कीज़ हैं, उसे हमने अलग-अलग डिवाइड कर रखा है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, ठीक है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन-सी होती हैं? तो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की जो ए से जेड तक होती हैं और जो संख्यात्मक की होती हैं 0 से 9 तक, ठीक है? और उसमें कुछ प्रतीक भी आ जाते हैं। तो ये सारी जो कीज़ होती हैं, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती हैं। ठीक है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की किसे कहेंगे? तो ए से जेड तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है? वो सारी कीज़ आएँगी इसमें और उनके ऊपर जो आपने देखा होगा 0 से 9 तक लिखा होता है, ठीक है? जिसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, प्रतीक वगैरह भी बने होते हैं, सिंबल्स वगैरह, तो वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक की में आ जाते हैं। फिर फंक्शन की क्या होती हैं? आपने सबसे ऊपर कीबोर्ड में देखा होगा, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है, उसमें F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ होती हैं, उन पे लिखा होता है F1, F2, F3, F4 ऐसे करके, तो F12 तक ये जाता है। तो ये जो कीज़ होती हैं, वो फंक्शन की कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं और इनका यूज़ किसमें हम करते हैं? तो किसी विशेष कार्य को करने में करते हैं। ये किसी न किसी चीज़ की शॉर्ट की होती है। जैसे F1 जो होती है वो उससे मेनू ओपन होता है, ठीक है? तो मेनू के लिए होती है।
फिर आपने कर्सर या एरो की देखी होगी जिसके माध्यम से हम लोग पहले गेम वगैरह भी खेलते थे, ठीक है? तो इन कीज़ का प्रयोग क्या होता है, कर्सर को ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ ले जाने के लिए हम करते हैं। इन्हें डायरेक्शन कीज़ भी कहते हैं, ठीक है? डायरेक्शन दिखाता है कि अगर आपको जाना है आगे या पीछे करना है, ठीक है? किसी लेटर के पीछे जाना है, तो इन कीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? बाएँ-दाएँ, ऊपर-नीचे इनके लिए। फिर आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की किसे कहते हैं? यह एक संयोजन की है, मतलब ये अकेले आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कंट्रोल है, अल्टर है, ठीक है? इनका आप यूज़ अकेले नहीं कर सकते। किसी न किसी की के माध्यम से ही आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल या अल्टर ए F4 दबाते हैं तो जो सर्च मेनू होता है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। ये अकेले यूज़ नहीं होती, ये किसी न किसी के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है? तो यह एक संयोजन की है। अब हम वेब कैमरा की बात करते हैं। तो वेब कैमरा भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यह कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम माध्यम से चालू समय में घटनाओं का प्रसार करता है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में बैठकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। तो वेब कैमरा का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम हमारे सामने एक वेब कैमरा लगा है, हम जिससे बात कर रहे हैं उसके सामने भी एक वेब कैमरा लगा होगा। वो हमें देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से तो ये पॉसिबल है। तो वेब कैम भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा अत्यधिक पतला व छोटा होता है जो कि उसमें पहले से लगा होता है, जबकि डेस्कटॉप में अलग से लगाना होता है, ठीक है? लैपटॉप में तो पहले से लगाया जाता है, लेकिन जो डेस्कटॉप वगैरह होता है उसमें अलग से जोड़ना पड़ता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी भाग में बैठकर परस्पर बातचीत कर सकते हैं किसी से भी। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और इसे डिजिटल फॉर्मेट में बदल देते हैं, ठीक है? स्कैन करके बनाई गई स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से भी हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि तुम कॉपी को पहले स्कैन करो, उसके बाद आप इसे क्या करो, सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में सेव कर लो, ठीक है? उसका फिर हम हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंटर के माध्यम से। और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस, ये चीज़ याद रखना। जिन चीज़ों से हम निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं, जिन चीज़ों से हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। अब रिजल्ट हमें किससे मिलता है? तो मॉनिटर हमें चीज़ें दिखाता है सामने स्क्रीन पर, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो होता है वो हमें रिजल्ट देता है, प्रिंट करके हमें देता है, तो वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आवाज़ बाहर आ रही है, रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। याद हो गया होगा आपको। अब कुछ विशेष स्कैनर की फुल फॉर्म दी है, इनके नाम याद कर लेना। ओसीआर, ओएमआर, बारकोड रीडिंग, एमआईसीआर, बस इनकी फुल फॉर्म याद रखना। ओएमआर की याद रख लेना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो होती है वो ओएमआर की फुल फॉर्म है। ओसीआर की है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर एमआईसीआर की है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है? ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है? अब हम बात ओएमआर की बात कर लेते हैं। खाली ओएमआर ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो यह एक विशेष प्रकार की स्कैनर मशीन होती है, जिसका प्रयोग विशेष प्रकार की सीट पर बनाए गए विशेष प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। इस विशेष सीट को ओएमआर सीट कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में करते हैं। तो आप देख रहे होंगे आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ओएमआर सीट पर ही कराए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकार की स्कैनर मशीन होती है ये, जो सीधा-सीधा स्कैन कर लेता है कि किस लेटर का आपने कौन-सा गोला भरा है, ठीक है? स्कैन कर लेता है। तो बस इन्हीं चिन्हों को पहचानने के लिए इसका यूज़ करते हैं और खासकर किसमें करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ उनमें करते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइट पेन की। तो लाइट पेन जो है वो भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। 2019 में इसके बारे में पूछा गया है। यह पेन की आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर पर जब भी कोई रेखाचित्र प्रेषित करना हो तो इसका यूज़ करते हैं। इसे डिजिटल पेन भी कहते हैं। इस पेन की नोक को कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखा जाता है, तो इसके अंदर से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं, जिसके कारण पेन को स्क्रीन पर जिस स्थान पर टच करते हैं वहाँ से सिग्नल जाता है। आजकल ग्राफ़िक डिज़ाइनर इसका बहुत यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई वीडियोज़ देखी होंगी, आपको देखा होगा कि एक टैबलेट टाइप का कोई चीज़ होता है, उस पे पेन से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और अंदर वो बदलता रहता है, ठीक है? बनता रहता है चित्र वगैरह। तो वही क्या होता है, वो लाइट पेन होता है, ठीक है? तो लाइट पेन क्या है कि एक प्रकार की पेन के आकार का ये होता है, ठीक है? प्रकाश संवेदी पॉइंटिंग डिवाइस, इससे क्या होता है, लाइटिंग निकलती है। लाइट वगैरह निकलती है, तो इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप इसे रखते हैं, कुछ भी आपको बनाना होता है तो अंदर बन जाता है जाके। तो ये होता है लाइट पेन, ठीक है? और आजकल जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल की बात करें तो माउस की तरह होता है, अंतर केवल इतना है, जो बॉल माउस के नीचे होती है वो इसमें ऊपर लगी होती है। ठीक है? आपने जो पहले के माउस देखे उसमें नीचे जो बॉल लगी होती है गोल-गोल, वैसी ट्रैक बॉल में क्या होता है, वो बॉल ऊपर लगी होती है और माउस की तरह इसे इधर-उधर घुमाना नहीं पड़ता। इसका प्रयोग अधिकांशतः गेम में किया जाता है। ठीक है? तो गेम वगैरह जब हम खेलते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखना, जो ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो गेम वगैरह खेलने में इसका यूज़ करते हैं। इतना लिख देना काफ़ी है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम लोग हार्डवेयर के टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है? हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें 4 टाइप थे, तो उन्हीं में प्रोसेसिंग डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस की हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। इसमें पहले आता है सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, 1 नंबर में पूछ सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस,
सॉरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से कर सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क से निर्देश लेकर कार्य करते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग यानी कि इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि सीपीयू से निर्देश ग्रहण करते हैं। यह इकाई कंप्यूटर से संबंधित सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। जैसे हम लोग दिमाग से सोचते हैं, वैसे ही कंप्यूटर किसके माध्यम से सोचता है? तो सीपीयू के माध्यम से सोचता है। ठीक है, अब देखिए जो सीपीयू है इसके 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आता है इसमें सीयू, जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। फिर आता है एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीसरा होता है एमयू, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसे हम लोग आईआर भी कह देते हैं, इंटरनल रजिस्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर यूनिट, सॉरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयू की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। देखिए, कंट्रोल इसका नाम है, इसका मतलब ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता होगा। ये क्या करता है कि जितनी भी डिवाइस है उनके बीच में एक तो कनेक्शन बनाए रखता है, कि जैसे कि जो इनपुट डिवाइस है उसका बनाए रखता है प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ, और प्रोसेसिंग डिवाइस का बनाए रखता है जो क्या नाम है, आपकी आउटपुट डिवाइस होती है उनके साथ, क्योंकि आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। इनपुट के माध्यम से निर्देश मिल रहा है, जो निर्देश मिलता है वो पहुँचाता है प्रोसेसिंग डिवाइस तक, कि प्रोसेस करो तुम जो भी डेटा आया है। फिर ठीक है, प्रोसेसर डिवाइस से कहेगा तुम अब रिजल्ट दो। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस है उनके माध्यम से रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो वही चीज़ लिखिए कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी सभी डिवाइस व उनके समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है। ईएलयू व मैन मेमोरी दोनों के साथ ये संचार करता है। ईएलयू को निर्देश देता है कि इनपुट किए गए डेटा पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अरिथमेटिक या लॉजिक। यह इनपुट डिवाइस को डेटा व निर्देशों को रीड करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा मिलता है या जो निर्देश मिलते हैं उन्हें रीड करने के लिए कहता है। फिर प्रोसेसिंग के समय एएलयू को निर्देश देता है, और प्रोसेसिंग के बाद किसे निर्देश देगा? तो आउटपुट को निर्देश देगा, जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, कि मेमोरी में डेटा स्टोर करना है या किसी डिवाइस के पास भेजना है। ठीक है, तो ये सारे निर्देश कौन देता है? तो सीयू देता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सिंपल शब्दों में। ठीक है, कि क्या है ए सीयू? सीयू का मतलब है कंट्रोल करना, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। पहले क्या करता है? इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है। ठीक है, तो उन डिवाइस को देता है कि पहले इनका डेटा क्या करो, आप रीड करो कि क्या इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा आया है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज देगा उस डेटा को कि जाओ तुम प्रोसेस करो, क्या निर्देश आया है। वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा कि इस चीज़ को स्टोर करना है कंप्यूटर में, या आपको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। फिर दूसरा भाग है सीपीयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब एएलयू का कार्य क्या है? तो देखिए, एएलयू का कार्य होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन का कार्य जितना भी होगा वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। कंप्यूटर द्वारा गणना करने वाले सभी कार्य एएलयू द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मतलब मैथ से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म ही है, तो सोच लीजिए। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे कौन कौन करेगा? एएलयू करेगा। एएलयू आंकड़ों की तुलना के आधार पर अपने कार्य की दिशा तय करता है। ठीक है, तो एएलयू का कार्य इतना याद रखना कि एएलयू का कार्य होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। कंप्यूटर द्वारा गणना वाले जितने भी कार्य होते हैं वो एएलयू द्वारा संपन्न किए जाते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग देना हो। ठीक है, सब क्या करेगा? एएलयू करेगा। अब जो तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट या इंटरनल रजिस्टर्स, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इसमें क्या आता है? डेटा प्रोसेसिंग के समय भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है। अब जब डेटा प्रोसेस होता है तो आप उसे स्टोर भी तो करेंगे, कहीं न कहीं स्टोर होता है। कैसे? मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है या किसी और रूप में स्टोर होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के समय जो भंडारण क्षमता होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो यह कंप्यूटर सिस्टम के डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है? जो भी डेटा है उसमें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो भी निर्देश दिए गए, तो उनको ये स्टोर कर लेता है। साधारणतः इन मेमोरी इकाइयों को रजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है? तो साधारणतः हम क्या कहते हैं, जो मेमोरी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। जो कि प्रोसेसिंग की जो गति है उसे तेज़ कर देते हैं। ठीक है? ये क्या करता है, जो प्रोसेस वगैरह की जो गति होती है उसे काफ़ी तेज़ कर देता है। ठीक है? अब हम रजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। अनुदेशों की व्याख्या एवं उनके कार्यों का निष्पादन यानी कि रिज़ल्ट करने के लिए कंप्यूटर बहुत सी मेमोरी यूनिट का प्रयोग करता है। ठीक है? तो क्या होता है कि जो निर्देश होते हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए, उन्हें समझने के लिए कि क्या निर्देश आया है, ठीक है? फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें देना होता है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर होता है बहुत सारी मेमोरी यूनिट का यूज़ करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। बस इतना सा याद कर लेना काफ़ी है। ठीक है? अगर एक नंबर में आता है कि रजिस्टर किसे कहते हैं, तो ये अनुदेशों की व्याख्या व उनके कार्यों का निष्पादन यानी कि रिज़ल्ट प्रदान करने के लिए कंप्यूटर जो होता है बहुत सारी मेमोरी यूनिट का यूज़ करता है, जिन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। और इनकी लंबाई इसमें संग्रहित होने वाले बिट्स की संख्या के बराबर होती है। एक रजिस्टर जो 8 बिट का डेटा स्टोर करता है, उसे 8 बिट रजिस्टर कहते हैं। ठीक है? ये 8 बिट रजिस्टर कहलाता है। तो बस इतना याद करना रजिस्टर के बारे में।
आपको देखो इसके माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा कि पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या हुआ, निर्देश दिए हमने, फिर वो किसके पास पहुंचा, सीपीयू के पास पहुंचा। अब सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है वो बीच में है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, निर्देशों को रीड करने के लिए पहले एएलयू के पास भेज रही है। अगर मैथ से संबंधित कोई चीज़ है तो एएलयू के पास भेज दे रही है, ठीक है। स्टोर करने के लिए कोई चीज़ है तो एमयू के पास भेज दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है। डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा तब सीयू क्या करेगा, इसे आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा कि इसे क्या करना है, स्टोर करना है, या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यानी कि प्रिंटर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपको क्या करना है, रिजल्ट देना है, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, सीपीयू का। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं मेमोरी डिवाइस की या स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। तो ये क्या है, सीपीयू का तीसरा भाग है, मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। इसमें सबसे पहले आता है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो मेमोरी कंप्यूटर में एक कार्यकारी संग्रह है, ठीक है। एक क्या है, स्टोरेज है मेमोरी। यह कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के समय से स्थिर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें स्टोर होती जाती हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे सामने मिल जाती है हमें। मेमोरी में डेटा संग्रह के लिए अनेक स्थान निर्धारित होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह होती है मेमोरी में, ठीक है, जिससे मेमोरी क्षमता या फाइल का आकार कहते हैं। मेमोरी की क्षमता को बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में मापा जाता है। मतलब और भी चीज़ें हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, इस डेटा को मापते हैं। तो मेमोरी की क्षमता याद रखना, किसमें हम मापते हैं, तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। या शॉर्ट में बोलें तो केबी, एमबी, जीबी, ठीक है, टीबी, इन सभी में मेमोरी की क्षमता मापी जाती है, ठीक है। तो मेमोरी होती क्या है, तो कंप्यूटर में एक कार्यकारी संग्रह, एक स्टोरेज है, जो कंप्यूटर की सर्वाधिक जितने भी इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जहाँ पे डेटा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है, उन सभी को ये स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें उपलब्ध करा देता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें याद रख लेना। और मेमोरी की क्षमता को किसमें हम मापते हैं, तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनमें मापा जाता है। बस इतना याद रखना है। अब ये चीज़ें आप याद रखना कि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट किससे मिलकर बना है, तो 8 बिट से मिलकर बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बड़े-बड़े एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं, इसमें भी 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ऑप्शनल में पूछ सकता है आपसे कि 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट होता है, 4 बिट होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 केबी होता है, यानी कि 1 किलोबाइट होता है। और 1024 केबी यानी कि 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, 1 एमबी होता है। 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर क्या होता है, 1 टीबी होता है, यानी कि टेराबाइट। और 1024 टीबी बराबर क्या होता है, तो 1 पीबी होता है, यानी कि पेंटाबाइट होता है। ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि आप इंटरनेट वगैरह चलाते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि 1 केबी में कितने बाइट आता है, तो 1024 बाइट आता है, ठीक है। अगर आप 1 एमबी डेटा यूज़ करते हैं, इसका मतलब है 1024 केबी आपने यूज़ कर लिया है। 1 जीबी आपने अगर यूज़ किया है, इसका मतलब है आपने 1024 एमबी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मेमोरी कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। देखिए मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी, दूसरी द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी की बात हमने की है, तो प्राइमरी मेमोरी में 2 आती हैं, एक रैम आती है, दूसरी रोम आती है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी जो होती है उसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, जो मेमोरी हम अलग से लगाते हैं कंप्यूटर में वो द्वितीयक मेमोरी कहलाती है, और जो लगी लगाई आती है उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर में पहले से ही लगी लगाई आ रही है मेमोरी, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं या प्रारंभिक मेमोरी कहते हैं। और द्वितीयक मेमोरी वो होती है जो हम अलग से लगाते हैं, उसमें अलग से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वो द्वितीयक मेमोरी होती है। अब देखिए प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम आया। रैम को हमने 2 भागों में बाँट रखा है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम को हमने पीरोम, ईरोम और ईईप्रोम में करके बाँट रखा है, ठीक है? प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम, ठीक है? ऐसे करके बाँट रखा है। तो ये चीज़ें याद कर लेना खाली। हम बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है? इसे हम बाहर से नहीं लगाते हैं। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है? मुख्य मेमोरी होती है, इंपॉर्टेंट मेमोरी है, मुख्य है, ठीक है? यह अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है। इसमें किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से कम समय के लिए रखा जाता है। इसमें जो भी डेटा होता है उसे हम कम समय के लिए रखते हैं, अस्थायी रूप से रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए स्टोर करना हो हमें डेटा, तो हम इसमें रखेंगे। तो इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो अस्थायी रूप से कम समय के लिए रखा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा कम होती है, ठीक है? द्वितीयक मेमोरी तो आप अलग से लगाते हैं, कितनी भी ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो कम होती है, ठीक है? वो इतनी होती है ताकि आपका कंप्यूटर सही से काम करता रहे, ठीक है? तो इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा कम होती है। यह द्वितीयक मेमोरी से गति में तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो होगी वो द्वितीयक से बहुत तेज़ होगी, ठीक है? अब इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, एक इसमें रैम आ जाता है, दूसरा रोम आ जाता है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पढ़ लेना अच्छे से। इसमें वर्तमान में प्रोसेस हो रहे डेटा को रखा जाता है, ठीक है? वर्तमान में जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसे हम किसमें रखते हैं? रैम में रखते हैं। यह है रीड राइट मेमोरी,
मतलब रीड राइट मेमोरी है, ठीक है, ऐसा आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, रैम कैसी मेमोरी है? तो रीड राइट मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। यह मेमोरी तब तक अपने अंदर डेटा स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति लगातार जारी रहती है। पावर ऑफ होते ही डेटा जो स्टोर डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो रैम में जो डेटा होता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, जब तक आपका कंप्यूटर चलता जा रहा है तब तक तो वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइट गई, आपका कंप्यूटर बंद हुआ, आपने ऑफ किया कंप्यूटर, तो वो डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं, फिर आपने उसे हटा दिया, इरेज़ कर दिया, फिर से आप वही टाइप करते हैं, कंट्रोल ज़ेड दबाते हैं, वो चीज़ लिख के आ जाती है। ठीक है, तो ये जो रैम में जो डेटा होता है ना, वो उसी समय तक रहता है स्टोर, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, तो वो डेटा भी चला जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इससे इसमें जो डेटा प्रोसेस होता है, इसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसमें मेमोरी में डेटा तब तक रहता है, जब तक कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति रहती है। पावर ऑफ होते ही जो कंप्यूटर का डेटा होता है, वो भी डिलीट हो जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एसरैम और डीरैम। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। फिर आता है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी क्या होता है? तो आधुनिक कंप्यूटरों में एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं। ये एक प्रकार की छिपी मेमोरी है। कैशे शब्द फ्रेंच शब्द कैशियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू हाइड। ठीक है, जो कैशे मेमोरी होती है, ये छिपी मेमोरी होती है। ठीक है, एक प्रकार से छिपी मेमोरी होती है, सीधे नहीं दिखती सामने। ठीक है, और ये शब्द किससे बना है? तो फ्रेंच शब्द भाषा का शब्द है कैशियर, इससे ये शब्द बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू हाइड। प्रोग्राम को सक्रिय बनाने के लिए डेटा को तीव्र गति से उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सीपीयू की निष्पादन यानी कि जो परफॉर्मेंस की जो दर है, उसे बढ़ाना पड़ता है। कैसे मेमोरी का यूज़ सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैसे मेमोरी का यूज़ हम क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी कैसे मेमोरी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, उसका डेटा इरेज़ कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो होता है जगह खाली हो जाती है, तो वही होती है कैसे मेमोरी। ये क्यों यूज़ होती है? तो कंप्यूटर की यानी कि सीपीयू की जो स्पीड होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, उसे बढ़ाने के लिए हम कैसे मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर में इसका विशेष प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम लोग कैसे मेमोरी कहते हैं। ये एक प्रकार की छिपी मेमोरी है। कैसे शब्द जो होता है वो फ्रेंच भाषा के कैसे शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टू हाइड। ठीक है, इतना लिख देना है आपको। फिर लिखना है कि प्रोग्राम को सक्रिय बनाने के लिए डेटा को तीव्र गति से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और सीपीयू की निष्पादन दर जो होती है उसे बढ़ाने के लिए हम कैसे मेमोरी का यूज़ करते हैं। या सिंपली आप ऊपर वाला लिख सकते हैं, फिर नीचे वाली लाइन लिख देना कि कैसे मेमोरी का यूज़ कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी जो दूसरा टाइप था रोम, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन भी 2016 और 15 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे भी अच्छे से पढ़ना। इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लेकिन परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जो डेटा होता है, स्टोर होता है, इसे आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात नई सूचनाएँ नहीं डाली जा सकती। इसमें कंप्यूटर के फंक्शन के अनुसार निर्देश पहले से ही स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर बनता है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो कंप्यूटर में पहले से आती है। आपने देखा होगा सी ड्राइव होती है कंप्यूटर में। जब भी आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें सी ड्राइव होती है। उसमें जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, कंप्यूटर जब बनाया जाता है, ठीक है, जब उसमें मेमोरी वो डाली जाती है विंडो वगैरह, तभी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, जो पहले से वही रहेगा। ठीक है, तो यही होती है रोम। ठीक है, तो इसे आप केवल पढ़ सकते हैं, आप इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, ना ही नई सूचनाएँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के फंक्शन के अनुसार निर्देश पहले से इसमें स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर बनता है, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें चेंजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके प्रकार क्या हैं? तो एक तो पीरोम है, फिर ईप्रोम है और दूसरा है आपका ईईप्रोम। बस इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। पीरोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? फिर दूसरा है ईप्रोम, इसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म है इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? फिर है ईईप्रोम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है? बिजली के माध्यम से विद्युत तरंगों का यूज़ करते हुए हम इसमें डेटा मिटा सकते हैं। जो ईप्रोम होता है, इसमें भी हम डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है? जो परावैंगनिक किरणें होता है, उनका यूज़ करते हुए। और जो पीप्रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा केवल एक लिखा जाता है, कंप्यूटर निर्माण के समय इसे सीपीयू में डाला जाता है और भविष्य में इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? पीप्रोम में हम फ्यूचर में कभी चेंजमेंट नहीं कर सकते। एक बार जो डाल दिया, वो डाला पड़ा रहेगा। ठीक है, वही पड़ा रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। देखिए, प्राथमिक मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम जान लेते हैं द्वितीयक मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, ठीक है? पहले से लगी हुई नहीं आती कंप्यूटर में, ठीक है? हम बाहर से इसका यूज़ करते हैं, अलग से इसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती। इसकी भंडारण क्षमता प्राथमिक मेमोरी से अधिक होती है। इसका प्रयोग किसी भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। इनमें सेव फाइल
या फ़ोल्डर को खोलकर देख सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जो द्वितीयक मेमोरी होती है, इस क्यों जोड़ा जाता है? जब हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारी फ़ाइल हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह हैं, हमें स्टोर करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अलग से हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, उसे लगा लेते हैं या पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, उसमें मूवीज़ वगैरह डाल लेते हैं या फ़ोटोज़ वगैरह डाल लेते हैं। तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसकी भंडारण क्षमता जो होती है, वो प्राथमिक मेमोरी से ज़्यादा होती है, मतलब रैम और रोम से ज़्यादा होगी इसकी भंडारण क्षमता। ठीक है, इससे हम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में फ़ोल्डर वगैरह में उसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? ठीक है, द्वितीयक मेमोरी के अगर एग्ज़ाम्पल लिखने को आएँ, तो इसमें आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये सारे किसके एग्ज़ाम्पल हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्ज़ाम्पल हैं ये। सारे नाम याद कर लेना इनके। ठीक है, अब द्वितीयक मेमोरी को हमने कैसे बाँटा है? देखिए, पहला आता है मैग्नेटिक डिस्क, फिर है फ्लैश मेमोरी और तीसरा आता है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, उसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। वहीं फ्लैश मेमोरी में आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आ जाता है। और ऑप्टिकल डिस्क में आ जाता है आपका सीडी और डीवीडी। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की। ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है? तो इसमें धातु की एक गोल प्लेट डिस्क होती है, जिस पर चुंबकीय परत होती है। ठीक है, चुंबकीय परत होती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इन्हीं डिस्क प्लेट पर जानकारी स्टोर होती है। ठीक है, जो ये डिस्क होती है, जो प्लेट होती है, इसी पे सारे डेटा होता है। ये 3 प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप। आपने देखा होगा, जो पहले के जो सीपीयू होते हैं, तो चौकोर टाइप की एक डिस्क होती थी, जो बीच में हल्की सी तिरछी से कटी होती कोने पे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। यह डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होती है। इसे इधर-उधर नहीं ले जा सकते। यह फ्लॉपी डिस्क के समान परंतु आकार में बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। इसमें अनेक डिस्क एक के ऊपर एक लगी होती हैं। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है, एक निश्चित स्थान पर लगी होती है सीपीयू में। ठीक है, आप इसे इधर-उधर नहीं कर सकते, अलग से लगा सकते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है, लेकिन इधर-उधर उस टाइम नहीं कर सकते थे, अब तो कर सकते हैं। ठीक है, यह कैसी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क, जो आपने फ्लॉपी डिस्क देखी है, उसके समान होती है, उसी जैसी दिखती है। लेकिन आकार में ये उससे बड़ी होगी और तीव्र गति होगी, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, अनेक बहुत सारी डिस्क लगी होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके, ठीक है? ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर स्टेबल फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है? तो हम हार्ड डिस्क में क्या स्टोर करते हैं? तो मेन स्टोरेज डिवाइस यही होती है कंप्यूटर की, ठीक है? तो सीपीयू की मैं कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सारे स्टोर किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं? हार्ड डिस्क में किए जाते हैं। इसीलिए इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को और किस नाम से जानते हैं? तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से इसे जानते हैं। और ये डेटा केबल के माध्यम से भी कंप्यूटर से जुड़ी होती है। ठीक है, तो डेटा केबल के माध्यम से भी इसे जोड़ सकते हैं कंप्यूटर से। अब हार्ड डिस्क अलग आने लगी है, अब डेटा केबल के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे हटा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान आप ले जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। यह लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसे फ्लॉपी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लचीली प्लास्टिक की बनी, इसलिए इसे फ्लॉपी कहा जाता है। यह डिस्क बहुत पतली और नाजुक होती है। इसके केंद्र में एक छिद्र होता है, ठीक है, बीच में गोला होगा, ठीक है, गोलाई होगी इसमें, और जिससे ये जो डिस्क होती है, वो घूमती रहती है। इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, वो काफ़ी कम होती है। ये सीडी डीवीडी की तरह होती है तथा कार्य पद्धति भी लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, तो कार्य पद्धति भी सेम ही रहती है और देखने में भी बिल्कुल सीडी डीवीडी जैसी लगेगी। बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो इसकी जो संरचना होती है, वो ऑडियो कैसेट की तरह होती है। ऑडियो कैसेट की आपने रील देखी होंगी, पहले आती थी, ठीक है, तो वैसे ही ये दिखता है मैग्नेटिक टेप। इसमें आधा इंच की प्लास्टिक की लंबी पट्टी होती है, जिस पर चुंबकीय परत चढ़ी होती है। इस पर अत्यधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। यह बहुत पुरानी स्टोरेज डिवाइस है, इसका प्रयोग बहुत समय पहले ही बंद हो गया है। ठीक है, पहले के टाइम में मैग्नेटिक टेप चलते थे, आपने देखोगे पहले जो डेक वगैरह होती थी, उनकी अलग ही कैसेट आती थी। ठीक है, तो उसी टाइप की ये होती हैं। इसमें काफ़ी डेटा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अब बहुत पहले इनका यूज़ होता था। अब इनका यूज़ इतना नहीं होता है। तो ये पूछा भी शायद मुश्किल ही जाए। फिर जो दूसरा टाइप है, वो है फ्लैश मेमोरी। यह एक ठोस स्टेट की चिप होती है, जिसमें बिना बाह्य विद्युत आपूर्ति के डेटा को संग्रहित स्टोर किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ठोस स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट की एक चिप होती है। इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। ठीक है, इसमें डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं और कहीं से ले भी जा सकते हैं, मतलब इधर-उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं डेटा। और फ्लैश मेमोरी के एग्ज़ाम्पल होते हैं आपकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में लगती है, आपको पता होगा। पेन ड्राइव भी डेटा स्टोर करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बिजली की तो ज़रूरत पड़ती नहीं इसमें। तो ये क्या होता है, एक ठोस स्टेट की चिप होती है, जिसमें बिना बाह्य बिजली आपूर्ति के डेटा को संग्रहित या स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल अगर पूछें एक नंबर में, तो याद कर लेना, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो होते हैं, वो फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे। 2016 में पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया है, तो
इससे भी इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं। ये एक छोटा-सा अधिक भंडारण क्षमता वाला यंत्र है। इसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये है 2, 4, 8, 16, 32, अब तो और भी बड़ी आने लगी हैं। तो इन क्षमता में ये उपलब्ध होती हैं। ठीक है, इतने जीबी तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। किंगस्टन ने डेटा ट्रैवलर 300 के नाम से 256 जीबी की पेन ड्राइव बाज़ार में उतारी है, जो अब तक की सबसे अधिक क्षमता वाली पेन ड्राइव है। ठीक है, जो किंगस्टन कंपनी थी, काफ़ी फेमस कंपनी थी, तो इसी ने पेन ड्राइव निकाली थी। ठीक है, जो अभी तक की सबसे बड़ी पेन ड्राइव है। अब इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है कि यह एक छोटी सी चिप होती है। इसका उपयोग फ़ोटो, वीडियो तथा अन्य सूचनाओं को सुरक्षित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। आजकल आपने जो कैमरे देखे होंगे, जो डिजिटल कैमरे आते हैं, उसमें भी मेमोरी कार्ड लगता है। ठीक है, मोबाइल में तो पहले लगता ही था, अब मोबाइल में नहीं यूज़ होता है। लेकिन पहले जो मोबाइल होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि चाइना के मोबाइल वगैरह होते हैं, तो लोग गाने वगैरह भरवा लेते थे, मूवीज़ वगैरह डलवा लेते थे। तो यही मेमोरी कार्ड है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, तो किससे बनी होती है? तो पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी इस डिस्क पर मेटल का लेप होता है। ठीक है, बनी होती है पॉलीकार्बोनेट की, और उसमें क्या होता है, मेटल का लेप लगा होता है। इसमें संग्रहित डेटा को लेज़र किरणों की सहायता से रीड या राइट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें डेटा को आप कैसे पढ़ेंगे? तो जो लेज़र किरणें होती हैं, उनकी सहायता से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क, और इसके एग्जाम्पल क्या है? तो सीडी और डीवीडी। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, सीडी और डीवीडी की। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म इनकी याद कर लेना, और सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद करनी है, जिसमें पहला है बीआईओएस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बीआईओएस की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, सीयू की है कंट्रोल यूनिट, एएलयू की है अर्थ मैजिक एंड लॉजिक यूनिट, सीडी की है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये सारी फुल फॉर्म है जो आपको याद करनी है। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया। ठीक है, सीपीयू के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर को जो सूचनाएं व निर्देश दिए जाते हैं, उनके अनुसार कंप्यूटर ने जो कार्य किया, उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विभिन्न माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करता है। यह उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अर्थात आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखा या प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिनके माध्यम से हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जो निर्देश दिया, जो काम दिया हमने करने को कंप्यूटर को, तो वो निर्देश देते हैं हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब हमें जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। रिजल्ट जिन माध्यम से हमें मिलता है, ठीक है, जिन चीज़ों के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर है, हमने किसी चीज़ को प्रिंट करने को निर्देश दिया कंप्यूटर को, तो उसने प्रिंट करके हमें किसके माध्यम से दिया? प्रिंटर के माध्यम से दिया। ठीक है, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर में हम गाने चला रहे हैं, तो स्पीकर से बाहर आ रही चीज़, हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐसी प्लॉटर है, ऐसी मॉनिटर है। मॉनिटर पर अब हमें कोई चीज़ देखनी है, तो मॉनिटर हमें दिखाता है स्क्रीन पर, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए रिजल्ट है। ठीक है, परिणाम है, तो वो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वो हमारे लिए क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो सूचनाएं निर्देश दिए जाते हैं, उनके अनुसार जो कंप्यूटर ने कार्य किया है, उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं देता है। तो ये सारे उपकरण क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ज़्यादा नहीं है आउटपुट के, बस 4 याद कर लेना। बाकी जितने भी आते हैं समझ लो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट के आपको याद रखने हैं, और इनपुट के तो आप फिर पता कर ही लेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं मॉनिटर या वीडियो के। ठीक है, जो मॉनिटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को निरंतर देखा जा सकता है। स्क्रीन जो होती है ना, उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हम काम करते हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह दिखने में टीवी जैसा दिखता है, जिससे तार द्वारा सीपीयू से जोड़ देते हैं। यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब हम जो लिखते हैं वो भी हमें दिखता है, फोटोज़ वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह जो होती हैं वो भी हम देख सकते हैं। यह बाइनरी आउटपुट को मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में प्रकाशित करता है। ठीक है, तो बाइनरी आउटपुट जो होता है, उसे मानव द्वारा समझने वाली भाषा में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है? तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को प्रिंट करने के काम आता है, अर्थात इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, या हम लोग पीडीएफ फॉर्म जो कहते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है। लेकिन जो हम पेज निकालते हैं प्रिंट करके, वो हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को प्रिंट करने के काम आता है, अर्थात इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं। इसका प्रयोग बुक, रिपोर्ट, चित्र,
बैंक आदि के दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रिंटर है इन्हें 2 भागों में बाँटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यह प्रिंटर स्याही लगे रिबन से कागज़ पर छपाई करते हैं। यह सीधे-सीधे पेपर से अटैच रहता है। यह टाइपराइटर की तरह होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ऐसे प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये प्रिंटर क्या होते हैं, इनमें स्याही लगी होती है। ठीक है, जो रिबन होती है वो स्याही से भरी हुई होती है और ये कागज़ पे छपाई करते हैं, और जब ये कागज़ पे छपाई करते हैं तो ये सीधे-सीधे क्या करते हैं, पेपर से अटैच होते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं पेपर से। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और ये किसकी तरह देखने को में लगते हैं, तो ये टाइपराइटर की तरह लगते हैं। ये बहुत पुराने टाइप के जो प्रिंटर है ना, ये पहले है। ठीक है, बहुत पहले के जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट ही प्रिंटर थे। अभी जो चलने लगे वो नॉन इम्पैक्ट चल रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे इम्पैक्ट प्रिंटर चलते थे, जिनका कागज़ से सीधा-सीधा संपर्क होता था। ठीक है, तो जिनका कागज़ से सीधा संपर्क होता है तो ऐसे प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन-कौन से प्रिंटर आते हैं, बस उनके नाम याद कर लेना। ठीक है, पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर आता है डेज़ी व्हील प्रिंटर, ऐसे आता है लाइन प्रिंटर, ऐसे करके इन सभी के नाम याद कर लेना एग्ज़ाम्पल की तरीके से। ठीक है, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए डॉट मैट्रिक्स जो होता है इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, सीरियल प्रिंटर कहते हैं और एक-एक अक्षर करके ये टाइप करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर आता है डेज़ी व्हील प्रिंटर। डेज़ी व्हील की खासियत क्या है कि ये डेज़ी फूल की तरह दिखता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, डेज़ी फूल की तरह दिखता है। इसमें एक प्लास्टिक हब होता है जिसमें कई लचीली रेडियल लगी होती है, मतलब कई सारी छड़ें लगी होती हैं और उस पर अक्षर लिखे होते हैं, तो वैसे करके ये घूमता रहता है और घूम-घूम कर क्या करता है, टाइप करता रहता है। ठीक है, छपता रहता है उस चीज़ पे। लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि ये एक-एक अक्षर की जगह पे क्या करता है, पूरी-पूरी लाइन एक बार में टाइप कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक बार में एक अक्षर छापने की जगह पे पूरी लाइन एक बार में छाप देता है और ये बिजली से चलता है। ठीक है, और यह क्या करता है, तो 300 से लेकर 2000 लाइन प्रिंट कर सकता है और इसकी जो छापने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स आया होगा, फिर डेज़ी व्हील आया होगा, फिर लाइन प्रिंटर आया होगा। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपने जान लिया। लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक अक्षर की जगह पूरी लाइन छाप देगा। बिजली से चलता है और छापने की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है इसकी। फिर हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इस पर कागज़ और रिबन का कोई संपर्क नहीं होता। मतलब इसमें क्या होगा, जो रिबन होगी वो कागज़ को टच नहीं करेगी। ठीक है? बिना टच करे जब प्रिंट कर दे तो उसे हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है? डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है उसपे। यह मशीन द्वारा किरणें, केमिकल, स्याही की टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। ठीक है? तो ये किस पे कार्य करेगा? लेज़र लाइट वगैरह जो होती हैं, उनसे छापता है चीज़ों को। ठीक है? केमिकल की वजह से या स्याही की जो नई टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से ये कार्य करता है। ठीक है? तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें क्या है, डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता कागज़ और रिबन के बीच में। ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर इसके एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्ज़ाम्पल याद कर लेना, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्ज़ाम्पल होता है। 2015 में पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो ऐसा प्रिंटर जिसमें कागज़ और रिबन के बीच में कोई संपर्क नहीं होता। यह मशीन, किरणें, केमिकल, स्याही की टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है और इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि 2016 में इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रिंटर में नोक का प्रयोग किया जाता है। यह नोक यानी कि नोज़ल जो होती है, वो छोटे-छोटे बुलबुले बनाती है, जो स्याही की बूंदों में बदल जाते हैं और इस प्रिंटर द्वारा छपाई हो जाती है। इस प्रिंटर में टेक्स्ट और ग्राफ़िक्स की गुणवत्ता में उत्तम होती है, मतलब काफ़ी अच्छी होती है, जो टेक्स्ट होते हैं, ग्राफ़िक्स होते हैं। यह विभिन्न रंगों के अक्षर व प्रिंट चित्र जो होते हैं वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है? तो विभिन्न रंगों में जो अक्षर होते हैं और जो चित्र होते हैं वो प्रिंट कर सकता है इंकजेट प्रिंटर। और इसमें होता क्या है कि प्रिंटर में नोक का प्रयोग किया जाता है और इससे छोटे-छोटे बुलबुले बनते हैं जो स्याही की बूंदों में बदल जाते हैं। ठीक है? तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता और इसमें क्या होता है, प्रिंटर द्वारा छपाई हो जाती है और काफ़ी अच्छी छपाई होती है। ठीक है? जो ग्राफ़िक्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब क्वालिटीज़ वाइज़ देखें तो काफ़ी अच्छा होता है और विभिन्न रंगों में प्रिंट कर सकते हैं। चित्र है, प्रिंट है, अक्षर है, ये सारी चीज़ें। फिर आया लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के बारे में भी पूछा गया, 2016 में इम्पोर्टेंट है। इसमें लेज़र बीम का प्रयोग करके इमेज को प्रिंट किया जाता है। ठीक है? तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, तो लेज़र बीम जो होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं और इमेज को प्रिंट करते हैं। ये अति आधुनिक प्रणाली का प्रिंटर है। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर लेता है। ठीक है? अब एक-एक लाइन प्रिंट नहीं कर रहा है, ये पूरा क्या करेगा, एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देगा। इसकी स्पीड जो होती है वो पेज पर मिनट में मापी जाती है। इसकी स्पीड किसमें नापते हैं हम, तो पेज पर मिनट में मापते हैं कि 1 मिनट में कितने सारे पेज हमने छाप दिए हैं। ठीक है? तो ऐसे स्पीड इसकी मापते हैं। तो ये लेज़र प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर के बारे में भी हमने देख लिया। तो इसी के साथ सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड यूनिट है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना जो हो गया इतना अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें जितना आपने पढ़ लिया ना, इसमें आराम से आपके 12 से नंबर 13 आ जाएँगे। ठीक है? तो 13 नंबर यानी कि पास होना। तो इतना पढ़ लेंगे तो आप पास आराम से हो जाएँगे। ठीक
ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।